है अलीबाबा द हाउस दैट जैक मा बिल्ट, जिसे लिखा है डंकन क्लार्क ने। तो इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से 15 साल में जैक मा ने एक इंग्लिश टीचर से अलीबाबा को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज बना दी। 2014 में अलीबाबा ने आईपीओ में $25 बिलियन इकट्ठे करे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, इवन गूगल से भी बड़ा। आई होप कि आप इस समरी को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जैक मा ने ये सब कैसे किया। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, द आयरन ट्रायंगल। आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की 2/3 इकोनॉमी एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस के बराबर है, जबकि चाइना में ये मुश्किल से इकोनॉमी का 1/3 है। ऐसा लगता है कि शायद बाकी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले चाइनीज लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। ये लोग अपनी एजुकेशन, मेडिकल खर्चे या रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं, लेकिन पुरानी आदतें जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल से छूटती है। अब एक नई आदत की बात करें तो ऑनलाइन खरीदारी चाइना के लोगों के बिहेवियर में चेंज ला रही है, और अलीबाबा इसके पीछे का मेन रीजन है। क्यों? क्योंकि अलीबाबा ने 2003 में पहली बार ताओबाओ लॉन्च किया था, जो कि आज चाइना की 3rd मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है और वर्ल्ड की 12th। तो जैक मा अपनी कंपनी की सक्सेस को एक एक्सीडेंट ही मानते हैं। अपने शुरुआती सालों में उसने अपनी कंपनी के टॉप तक पहुंचने के 3 कारण बताए। हमारे पास पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही कोई प्लान था, लेकिन वो तब की बात थी। यहाँ पर हम 3 रियल फैक्टर्स बताते हैं जिससे अलीबाबा की सक्सेस इतनी बूस्ट हुई। पहली है द ई कॉमर्स एज, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना उतना ही इंटरैक्टिव है जितना कि रियल लाइफ में। ताओबाओ ने हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी दी, इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल है। इसने कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग में सेम वाइब्स दी जो कि चाइनीज लोगों को स्ट्रीट शॉपिंग करते टाइम फील होती है। कस्टमर्स अलीबाबा के चैट एप्लीकेशन से प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं या प्राइस भी डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ पैकेज एक्स्ट्रा सैंपल्स या टॉयज के साथ भेजे जाते हैं जो कस्टमर्स को बहुत ही संतुष्टि देता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है द लॉजिस्टिक एज, यानी कि अगर अलीबाबा ने लो कॉस्ट डिलीवरी सर्विस नहीं दी होती तो शायद आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता। 2005 में अलीबाबा ने चाइना पोस्ट को ई कॉमर्स के साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। जैक याद करते हैं कि उन्होंने जब ये प्रपोजल रखा तो उनका मजाक उड़ाया गया था और अपने काम से काम रखने को बोला गया। लेकिन आज ई कॉमर्स की वजह से 8000 से भी ज्यादा प्राइवेट डिलीवरी कंपनीज बिजनेस कर रही है। अलीबाबा का होम डिवीजन ऑलमोस्ट सारे चाइना में लार्जेस्ट कुरियर फर्म है। तो इस तरीके से अलीबाबा ने इन कंपनीज और बाकियों के साथ चाइना स्मार्ट लॉजिस्टिक नाम की फर्म में इन्वेस्ट किया, और आज ये सब मिलकर के पर डे 30 मिलियन से भी ज्यादा पैकेजेस को हैंडल करते हैं और 600 सिटीज के 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसके पीछे आइडिया ये था कि आपस में ऑर्डर्स, डिलीवरी स्टेटस और फीडबैक को शेयर करने से हर एक कंपनी अपनी सर्विस क्वालिटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, सुधार सके। और रिजल्ट ये निकला कि अलीबाबा के कस्टमर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे और इसने मर्चेंट्स का ट्रस्ट भी गेन कर लिया। लास्ट में है 3rd नंबर पर द फाइनेंस एज, यानी कि आयरन ट्रायंगल का फाइनल एज फाइनेंस है। फाइनेंशियल सर्विस में अलीबाबा की ताकत है अलीपे। चाइना में अलीपे पर ईयर $1 ट्रिलियन का 3/4 से भी ज्यादा हैंडल करता है, वो भी सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो अलीबाबा की ई कॉमर्स की दुनिया में अलीपे एक ट्रस्टेबल पेमेंट सोल्यूशन माना जाता है। कंज्यूमर्स को इस बात का भरोसा रहता है कि अलीपे के थ्रू पेमेंट करने से उनके अकाउंट से पैसे तभी डेबिट होंगे जब प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर हो जाएगा। हालांकि अब अलीपे अलीबाबा के अंडर में नहीं रहा, लेकिन अभी भी ये कंपनी की लार्जेस्ट एसेट है जिसे जैक पर्सनली मैनेज करते हैं। चाइना की ई कॉमर्स मार्केट में अलीबाबा की सक्सेस में आयरन ट्रायंगल एक मेन कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जैक मैजिक था जिसने लोगों को कनेक्ट किया और कैपिटल जो इन फाउंडेशंस को आगे तक ले गई। दूसरे चैप्टर में बात है जैक मैजिक के बारे में। जी हाँ, जैक के बारे में ना एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि उसने उस फील्ड में अपना करियर बनाया जिसे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया। वैसे उसका कहना है कि वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि जितना लोग समझते हैं, लेकिन शायद वो डम्ब होने की एक्टिंग करता है। जैक ने एक बार बताया था कि वो मूवी फॉरेस्ट गंप के लीड कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि सबको लगता है कि वो स्टूपिड है, लेकिन उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तो जैक चार्मिंग है, उसने अपना फेम तो क्रिएट किया ही, साथ ही उसकी चार्मिंगनेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर तरफ से टैलेंट अलीबाबा की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है, उसके बोलने का स्टाइल इतना अमेजिंग है क्योंकि उसकी बात एकदम साफ होती है, क्लियर होती है।
और हर कोई उसकी बात से एग्री कर लेता है। उसने अपनी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, कैसे डिफिकल्टीज को ओवरकम किया, इस बारे में काफी सारी कहानियां हैं जो उनके सुनने वालों की आंखों में आंसू ले आती है। जैक का मंत्रा अलीबाबा के हर एम्प्लॉय को मालूम है, जो है कस्टमर फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड और शेयर होल्डर्स थर्ड। जैक इसे अलीबाबा की फिलॉसफी बोलते हैं। वैसे जैक अगर एम्प्लॉयज को सेकंड भी रखते हैं तो भी उनकी यही कोशिश रहती है कि उनकी टीम हमेशा मोटिवेट रहे, कि किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी प्रॉब्लम से निकल सके। और यही चीज खास करके कंपनी की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। जैक की लिस्ट में शेयर होल्डर्स थर्ड पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाने के लिए शॉर्ट टर्म प्रेशर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो उसे अपने एम्बिशन से डाइवर्ट करे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अलीबाबा का कल्चर वर्क प्लेस में एक सेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी को एनकरेज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलीबाबा के हर एम्प्लॉय ने अपना एक निकनेम रखा हुआ है और सब उसे उसी नाम से बुलाते हैं। शुरुआत से ही अलीबाबा एक टीम एफर्ट कंपनी रही है। जैक अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं और वो कभी भी अपना एम्बिशन नहीं भूलते, इसीलिए तो कंपनी पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। लेकिन आज तक कोई भी कंपनी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से गुजरे बिना इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचती है। तो एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो अलीबाबा का फाउंडर है। थर्ड चैप्टर है फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर। जानते हैं, आइए। जैक मा 10 सितंबर 1964 यानी कि 10th of September 1964 में पैदा हुए थे। उनकी मदर वेनकाई नाम की एक फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन में काम करती थी। जैक के फादर मा लीफा हंगजोहो फोटोग्राफी एजेंसी में फोटोग्राफर थे। जैक ऐसे टाइम में पैदा हुए थे जब प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर थी। ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टेट के कंट्रोल में ले लिए गए थे। बचपन में ही जैक को इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से बहुत प्यार था और जब वो 14 के हुए तो कंट्री ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू कर दी थी, जिससे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा सके। जैक अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसने 9 सालों तक बहुत से अमेरिकन और यूरोपियंस को टूर कराया था। इसके अलावा वो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर था, लेकिन मैथ्स में नहीं। चाइना में जो हाई स्कूल स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, उन्हें एक मेरिट बेस्ड नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसे गोकाउ बोलते हैं। तो जैक ने एंट्रेंस एग्जाम तो दिया, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसने कई सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि KFC ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो स्टडी करके मैथ्स के फॉर्मूले और इक्वेशन को रट ले ताकि टेस्ट क्लियर कर सके। उसने बीजिंग या शंघाई के किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब वो 19 साल का हुआ तो उसके इतने मार्क्स तो आ ही गए कि लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन आज जैक अपने पब्लिक अपीयरेंस में अपने फेलियर्स या गोकाओ को किसी बैज ऑफ ऑनर की तरह लेता है। जैक का यूनिवर्सिटी टाइम उतना केयर फ्री नहीं था जितना कि लोगों का होता है। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। ट्यूशंस तो फ्री थी, लेकिन लिव इन फीस की प्रॉब्लम थी। फिर एक फैमिली फ्रेंड केन मोर्ले ने हेल्प की, जिसे जैक अपना ऑस्ट्रेलियन फादर और मेंटोर बोलता था। इंग्लिश में बैचलर की डिग्री लेने के बाद जैक हंगजोहो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इंग्लिश के लेक्चरर बन गए और 30 साल के होने से पहले ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का बिजनेस लॉन्च करेंगे, अपनी फर्स्ट कंपनी होप। जी हाँ, आगे चैप्टर नंबर 4 में हम जानेंगे कि होप एंड कमिंग टू अमेरिका एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ। जनवरी 1994 यानी कि 1994 में 29 साल के 29 इयर्स के जैक ने हंगजोहो हैबो ट्रांसलेशन एजेंसी खोली। कंपनी की शुरुआत में सिर्फ 5 स्टाफ मेंबर थे, जिनमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूट के ही रिटायर्ड स्कूल टीचर्स थे। जैक का फर्स्ट बिजनेस एम था कि वो लोकल कंपनीज को ऑल ओवर दी वर्ल्ड कस्टमर्स ढूंढने में मदद करे। तो कुल मिलाकर के जैक पूरी तरीके से बिजनेस की इस दुनिया में आना चाहता था, लेकिन हिचक रहा था क्योंकि अभी उसने अपनी टीचर की जॉब छोड़ने के बारे में सोचा नहीं था। फिर जल्दी उसे फील हुआ कि अकेले ट्रांसलेशन सर्विस से उसका एंटरप्रेन्योर बनने का सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जैक की रेपुटेशन एक एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर की बन चुकी थी और उसकी फेमस इवनिंग क्लासेस और होप ट्रांसलेशन एजेंसी की वजह से जैक को एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मौका मिला। एक नए हाईवे कंस्ट्रक्शन को लेकर के अमेरिकन कंपनीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कई सालों के नेगोशिएशन के बावजूद भी दोनों कंपनीज किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। जैक इस डिसएग्रीमेंट को खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अपने फर्स्ट ट्रिप पर गया, जहां कंपनी के फंड्स रखे थे। जैक जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ नहीं, लेकिन इस ट्रिप का एक फायदा उसे जरूर हुआ। उसे इंटरनेट एक्सपोजर मिला जिसने उसे चेंज करके रख दिया था। वो भी तब जब वो सिएटल में था और फर्स्ट टाइम उसने इंटरनेट लॉगिन किया।
वैसे उसके साथ काम करने वाला एक इंग्लिश टीचर बिल अहो ने जब उसे इंटरनेट के बारे में पहली बार बताया था तो सुनकर के जैक को बड़ा अजीब लगा। जैक के दोस्त स्टुअर्ट ने उसे फर्स्ट ऑनलाइन सेशन दिया और उसी ने जैक को अपनी कंपनी होप ट्रांसलेशन की फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट करने में मदद की थी। इस वेबसाइट में कोई पिक्चर नहीं थी, सिर्फ टेक्स्ट था जिसमें फोन नंबर और प्राइसेस मेंशन किए गए थे। जैक हैरान तो तब हुआ जब उसने देखा कि उन्होंने मॉर्निंग में 9:40 यानी कि 9:40 पर वेबसाइट क्रिएट की थी और ठीक 12:30 बजे उसे एक फ्रेंड का फोन आया जिसने बताया कि जैक के लिए 5 ईमेल्स आई है। जैक को तब पता नहीं था कि ईमेल क्या होता है। 3 मेल्स यूएस से आई थी, एक जापान से और एक जर्मनी से, और ये जैक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जैक ने वीबीएम के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन वीबीएम के साथ डील करना इजी नहीं था। स्टुअर्ट ने जैक को बोला कि अगर उसे चाइना में वेब पेजेस बनाने का राइट चाहिए तो उसे $2 लाख डिपॉजिट करने होंगे। लेकिन जैक ने उसे बोला कि मैंने यूएस ट्रिप के लिए पैसे उधार लिए थे और अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खैर, इसके बावजूद स्टुअर्ट ने डिपॉजिट के बिना ही एग्रीमेंट को साइन कर दिया, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी कि जैक को जल्दी ही सारा पैसा वापस करना होगा। और इस तरीके से जैक इंटेल 486 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर के साथ चाइना लौट आया। अब टाइम आ चुका था कि वो अपनी टीचिंग जॉब को बाय बाय बोल दे। लेकिन आगे क्या, आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 5, चाइना इज कमिंग। जी हाँ, सिएटल से लौटने के तुरंत बाद उसने टीचर की जॉब से रिजाइन कर दिया। अब टीचिंग या ट्रांसलेटिंग उसका ड्रीम नहीं रह गया था। अब उसे एक ऑनलाइन इंडेक्स को बिल्ड करना था। अपने एक फ्रेंड गिबिंग, जो कि जैक के फॉर्मर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस टीचर था, उसके साथ मिलकर के जैक ने चाइना पेजेस शुरू किया। अपनी इस स्टार्टअप कंपनी को फंड करने के लिए जैक को अपनी फैमिली से पैसे उधार लेने पड़े और उसकी वाइफ कैथी उसकी फर्स्ट एम्प्लॉय थी। चाइना पेजेस को कस्टमर चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, और जैक की कंपनी को एक बूस्ट तब मिला जब हंग जोहो को मई में होने वाले फॉर्मूला 1 पावर बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चूज किया गया। ये इवेंट चाइना में फर्स्ट टाइम हो रहा था और जैक की कंपनी ने इस रेस की ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। कंपनी को और ऑर्डर दिलाने के लिए जैक ने अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स को बोला कि वो उसकी कंपनी के बारे में लोगों को बताए, लेकिन फिर भी चाइना पेजेस को कंपनी चलाने के लिए और भी ज्यादा क्लाइंट्स की जरूरत थी। लेकिन चाइना पेजेस करती क्या है, ये एक्सप्लेन करना, ये बताना उतना इजी नहीं था। और रीजन ये था कि उस टाइम तक हंग जोहो में इंटरनेट पॉपुलर नहीं था। लेकिन जैक ने एक डिफरेंट अप्रोच ली। सबसे पहली बात तो ये कि उसने अपने फ्रेंड्स और जानने वालों को बोला कि वो सबको बताए कि इंटरनेट क्या है और इससे बिजनेस कैसे करते हैं। फिर जो लोग उसे मार्केटिंग मटेरियल्स भेजने में इंटरेस्टेड थे, उसने उन्हें अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने को बोला। अगला स्टेप ये था कि वो अपने कोलिग्स के साथ मिलकर के इस मटेरियल को ट्रांसलेट करके उसे सिएटल वीबीएन वापस मेल करता था। वीबीएन वेबसाइट्स डिजाइन करके उसे ऑनलाइन कर देती थी। वेबसाइट्स की स्क्रीनशॉट्स लेकर के प्रिंट करके वापस उसे हंग जोहो मेल करती थी। तो ये एक बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि हंग जोहो में इंटरनेट नहीं था, लेकिन 1995 यानी कि 1995 में जेजिंग टेलीकॉम ने हंग जोहो में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। और इंटरनेट के बिना जैक का एंटरप्रेन्योर्स को वर्ल्ड वाइड मार्केट से कनेक्ट करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। तो 1995 के खत्म होते होते चाइना के टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस को अटेंशन मिलने लगी थी। जैक और उसके कस्टमर्स फाइनली अब हंग जोहो से कनेक्ट कर सकते थे। जैक ने फिर से यूएस का एक ट्रिप लगाया। अब वो वीबीएन के साथ अपना वेंचर खत्म करके खुद का सर्वर और एक न्यू चाइना पेजेस साइट करना चाहता था, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन यहीं पर जैक नहीं रुका। उसने आगे क्या किया, आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम जानेंगे बबल एंड बर्थ के बारे में। एक कहावत है कि थर्ड टाइम इज अ चार्म, और ये सच है। होप ट्रांसलेशन और चाइना पेजेस चलाने में जो मुश्किलें आई थी, उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ भी जैक का एक अनकंफर्टेबल वर्क एक्सपीरियंस रहा। फिर 1999 की शुरुआत में जैक ने अलीबाबा की शुरुआत की, लेकिन इसमें भी कम दिक्कतें नहीं आई। 1996 यानी कि 1996 में याहू भी शुरू हुआ था, और शुरुआती दौर में तो इसे ज्यादा टेंशन नहीं मिली, लेकिन 1998 यानी कि 1998 में कुछ सुधार आया जब याहू के शेयर सिर्फ 5 वीक्स में ही 80% से ज्यादा बढ़ गए। और इसके साथ ही स्टैनफोर्ड के को फाउंडर्स जेरी येंग और डेविड फिलो बिलियनियर्स के क्लब में आ गए थे। अचानक याहू के पोर्टल बिजनेस मॉडल में हाई इंटरेस्ट आ गया था, और इसके साथ कई और चाइनीज पोर्टल्स भी निकले। सिवाय जैक के जितने भी फाउंडर्स थे, सब टेक्निकल बैकग्राउंड के थे और अपनी स्टडीज में एक्सीलेंट रह चुके थे। जैक फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसके देखते ही देखते पोर्टल पायोनियर्स मिलेनियर्स बन चुके थे। उसने रियलाइज किया कि इंटरनेट के आने से कैसे सब कुछ इतना तेजी से चेंज हो रहा था। लेकिन उसकी गवर्नमेंट पर्च ने उसे भी एक अपॉर्चुनिटी दी। याहू के को फाउंडर जेरी येंग से उसकी पहली मुलाकात हुई।
जेरी येंग और उनके कुलीग्स बीजिंग न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में बीजिंग आए हुए थे। तो जैक को बोला गया कि वो उनसे मिले और टूर गाइड प्रोवाइड करे। जैक का चार्म काम कर गया और इस तरीके से अलीबाबा का अनऑफिशियल लॉन्च हुआ। जब कंपनी का नाम रखने की बारी आई तो जैक ने अलीबाबा चूज किया। हालांकि डोमेन नेम एक कनेडियन आदमी के नाम रजिस्टर था जो इसके $4000 मांग रहा था। नाम खरीदकर अलीबाबा को फाइनली लॉन्च किया गया। अलीबाबा में जैक के अलावा 18 और भी लोग थे, जिसमें 6 औरतें भी थी। इन लोगों में से कोई भी हाई-फाई बैकग्राउंड से नहीं था। ये रेगुलर लोगों की टीम थी जिन्हें जैक एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया था। इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था तो अलीबाबा और उसकी जैसी कंपनीज को भी एशियन बिजनेस में आने का चांस मिल रहा था। हालांकि अलीबाबा के लिए अभी भी इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना मुश्किल काम था, लेकिन मीडिया के साथ कंपनी को अपनी शुरुआती सक्सेस मिलने लगी थी। सेम टाइम में चाइना इंटरनेट बबल भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। मार्केट में न्यू .com वेंचर्स आ रहे थे और अलीबाबा के लिए अब कंपटीशन और भी टफ होने वाला था। लेकिन अलीबाबा नहीं रुके। जी हाँ, चैप्टर 7 में हम जानेंगे बैकर्स, गोल्डमैन एंड सॉफ्ट बैंक। जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए जैक से मिलने गया तो उसके चार्म और एंथुजियाज्म ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। मेरी कुलीग टेड डीन ने जैक के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें जैक ने कहा था कि इफ यू प्लान यू लूज, इफ यू डोंट प्लान यू विन। फॉरेन प्रोफेशनल अब जैक के चारों तरफ घूम रहे थे। अलीबाबा को फंड मिलते ही इंटरनेशनल फ्लेवर मिलना शुरू हो गया था। अपनी टीम के लिए मेंबर को चूज करते टाइम जैक ने उन्हीं लोगों को लिया जो कभी स्कूल के टॉप परफॉर्मर नहीं रहे। इसके पीछे उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि प्रेस्टीजियस स्कूल से निकले हुए लोग रियल लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसीलिए उसे एक टफ टीम की जरूरत थी, क्योंकि अलीबाबा के लिए काम करने का मतलब पिकनिक नहीं होगी। पेमेंट कम मिलेगी, 7 days ऑफ वीक, पर डे 16 आवर्स काम करना पड़ेगा, तो ये काम बाकी सबके लिए मुश्किल होगा। तो जैक ने उन्हें ये भी बोला कि रहने के लिए कोई ऐसी जगह भी ढूंढिए जो ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर हो, ताकि आने जाने में टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे जैसे Alibaba.com वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, फ्री सर्विसेज ऑफर की हेल्प से टीम पर जैसे इनकमिंग ईमेल्स की बॉम्बार्ड होने लगी थी। वेबसाइट के मेंबर्स बढ़े तो वर्ल्ड वाइड कंपनीज और एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए चाइना में वेबसाइट का यूज भी बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग कंप्लेन करते थे कि कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और कुछ तो कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं जानते थे। एक और बड़ा चैलेंज था लैक ऑफ ट्रस्ट की कमी। एक ट्रस्ट जो अभी कंपनी को बिल्ड करना था, बनाना था। बहुत से सप्लायर्स ये सोचकर के परेशान थे कि जिन कस्टमर्स से वो कभी मिले नहीं हैं, वो उनकी पेमेंट नहीं देंगे, और कस्टमर्स ये सोचकर के परेशान थे कि पता नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। तो जैक इतनी सारी प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सोल्यूशन नहीं निकाल सकता था। वो बस ये इंश्योर करना चाहता था कि अलीबाबा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ये बस एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज और बिजनेस पीपल एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, जुड़ सके। अलीबाबा की करियर में दूसरा माइलस्टोन तब आया जब एक जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे सॉफ्ट बैंक का फाउंडर मासायोशी सोन और जैक एक दूसरे के सोलमेट हो। दोनों फाउंडर सीईओ ने मिलकर के अमेजिंग बिजनेस किया। उन्होंने कई सारे नए लोगों को रिक्रूट किया। 188 यानी कि 188 कंट्रीज में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अलीबाबा को साइन अप किया। कुल मिलाकर के अब बिजनेस में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही थी और ये काफी अच्छी खबर थी। तो इसी अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। बर्स्ट एंड बैक टू चाइना के स्प्रिंग तक अलीबाबा इतना पॉपुलर हो चुका था कि पर डे 1000 से भी ज्यादा लोग अलीबाबा 2000 को साइन अप कर रहे थे। पूरे चाइना के सप्लायर्स को वर्ल्ड वाइड बायर्स से कनेक्ट करना बेशक एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था, लेकिन मुश्किल तो तब हुई जब दूसरी कंपनीज भी सेम आइडिया लेकर के मार्केट में उतर रही थी। अब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स से निपटने के लिए अलीबाबा ने एक्सपेंड करने का प्लान बनाया। कंपनी ओवरसीज कंज्यूमर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहती थी, इसीलिए फॉरेन एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू किया और सबसे बढ़कर एडवर्टाइजिंग पर खास ध्यान दिया गया। बस फिर क्या था, कंपनी पूरी तरीके से मार्केट में छा गई थी। ये पहली बार था जब किसी चाइना बेस्ड टेक स्टार्टअप कंपनी के एड CNBC और CNN में आ रहे थे, लेकिन तभी स्टॉक मार्केट डाउन हो गया था और ये सिचुएशन इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के अगेंस्ट जा रही थी, क्योंकि इससे कॉन्फ्रेंसेस कम होना शुरू हो गया था। इसी बीच कैलिफोर्निया में अलीबाबा के ऑफिस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अलीबाबा ने अपने नए फेयरमाउंट ऑफिस में 30 से भी ज्यादा इंजीनियर्स को हायर किया था, लेकिन चाइना में अपने कुलीग्स के साथ काम करना, वो भी 15 आवर्स टाइम डिफरेंस में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था।
और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि दोनों ऑफिस में उनके चाइनीज इंजीनियर्स को नॉन चाइनीज कुलीग्स के साथ कम्युनिकेट करने में, बात करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हंगझोऊ में टीम एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर जोर देती तो फेरमोंट ऑफिस में दूसरे प्रोडक्ट पर, जिससे कि टीम वर्क ठीक से नहीं हो पा रहा था और टीम वर्क बहुत जरूरी था। तो ये सब होने के बाद जैक को पर्सनली बीच में आना पड़ा। उसने दोनों टीम्स को बोला कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। टेक्नोलॉजी टीम को 2 जगहों में डिवाइड करने का आइडिया फेल हो गया था। अलीबाबा ने कहा कि अपना कोर फंक्शन वापस हंगझोऊ में मूव किया जाए। 2001 और 2002 के डार्क दिनों पर जैक को प्राउड है क्योंकि वो लास्ट मैन था जो स्टैंड कर पाया था। .com क्रैश के बाद आगे आने वाले टाइम में अलीबाबा ने अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को बाय बाय बोल करके वर्ड ऑफ माउथ पर फोकस किया गया। कंपनी ने अपनी सेल्स टीम भी एक्सपेंड कर ली। काफी सारे लोग हायर किए गए ताकि फी पेइंग सर्विस की प्रमोटिंग पर फोकस किया जा सके। अलीबाबा एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। जी हाँ, आगे है चैप्टर नंबर 9, बॉर्न अगेन, यानी कि दोबारा जन्म हुआ, ताओबाओ एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ ईबे। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स थे जो चाइना का ईबे बनने का सपना लेकर बिजनेस के मार्केट में उतरे थे। इनमें से एक सबसे फेमस कंपनी थी शंघाई की ईच नेट, जिसे शाओ येबो ने शुरू किया था। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़कर आया था। ईच नेट की सक्सेस बाकी चाइनीज कंपनी से कहीं ज्यादा आगे थी। यूनाइटेड स्टेट्स में ईबे 100 मिलियन से भी ज्यादा ऑनलाइन पॉपुलेशन को सर्व कर रही थी और जो कि एक वेल डेवलप क्रेडिट कार्ड मार्केट और रिलायबल नेशन वाइड डिलीवरी सिस्टम पर डिपेंड कर सकती थी। तो चाइना में ऐसे कम ही लोग थे जो ऑनलाइन पे करते थे या गुड्स डिलीवरी सिस्टम एक्सेस करते थे, क्योंकि लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के ट्रस्ट ही नहीं था। चाइना मार्केट ऑलमोस्ट ना के बराबर था और लोकल कंज्यूमर्स भी बहुत ही कम थे। तो ईच नेट को पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढने थे, इसीलिए येबो ने, जिसे वो भी कहते थे, ऑनलाइन शॉपिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचा। पेमेंट, पैकेज डिलीवरी, प्रोडक्ट क्वालिटी और लोगों का ट्रस्ट। तो ईच नेट ईबे के मुकाबले काफी छोटा था। फिर भी इसने ईबे के सीईओ मैग विटमैन को अट्रैक्ट कर लिया था और वो बो से मिलने स्पेशली शंघाई आए। मार्च 2002 में ईच नेट ने एक लैंडमार्क डील से मार्केट को सरप्राइज कर दिया था, जब इसने अनाउंस किया कि ईच नेट $30 मिलियन में अपना 33% स्टेक ईबे को बेच रहा है। विटमैन किसी गुड न्यूज के लिए डेस्परेट हो रहा था ताकि उसके इन्वेस्टर्स रीअश्योर हो सके। तो अब इस अनाउंसमेंट से सिर्फ 1 मंथ पहले ही जापानीज मार्केट में याहू जापान को काफी लॉस हो चुका था और ईबे की स्ट्रेटेजी तो शुरू से ही गड़बड़ रही थी। जापान में याहू जापान ने कोई चार्ज नहीं लिया था, लेकिन ईबे कमीशन चार्ज कर रही थी और उन दिनों जापान में क्रेडिट कार्ड उतने फेमस नहीं हुए थे। फिर भी ईबे में साइन अप करते वक्त कस्टमर्स को कार्ड यूज करने को बोला जाता। अब इन सब रीजन से जापान में ईबे फेल हो गई। साउथ कोरिया और ताइवान में इसको काफी सक्सेस मिली, लेकिन चाइना ही था जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। 2002 तक चाइना की इंटरनेट पॉपुलेशन 27 मिलियन तक पहुंच गई थी, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और ये ईबे के लिए एक बहुत बढ़िया चांस था, लेकिन इसके बावजूद भी एम्प्लॉयज के बीच कल्चरल डिफरेंस के चलते ईबे को एशिया से हटना पड़ा। ईबे को अपने चाइना मार्केट एक्सप्लोरेशन के चक्कर में कुछ 100 मिलियन का लॉस उठाना पड़ा था, लेकिन जल्दी ही ये अलीबाबा में एक स्मॉल चेंज लाने वाला था। जी हाँ, आगे चैप्टर 10 की हम बात करेंगे याहूज $1 बिलियन बेट। जी हाँ, चाइना की मोस्ट फेमस साइट होने के बावजूद याहू भी पीछे जा रही थी कि तभी अलीबाबा के साथ $1 बिलियन डील ने सब कुछ बदल कर रख दिया। याहू बाहर से देखने पर एक कंटेंट बेस्ड साइट थी और चाइना में ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी क्योंकि वहाँ हर टाइप की मीडिया पर गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। जब याहू ने अपना ऑफिस हांगकांग में खोला तो जेरी येंग, जिसने याहू लॉन्च किया था, उससे इशू ऑफ सेंसरशिप के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो लॉ के अंडर में रहेंगे और जितना हो सके उतना फ्री होने की कोशिश करेंगे। तो याहू अब सिर्फ एक डायरेक्टरी नहीं थी जो थर्ड पार्टी मैनेज वेबसाइट को लिंक करती थी। राइटर्स के साथ एक अर्ली पार्टनरशिप के बाद कंपनी ने अपनी साइट में न्यूज कंटेंट ऐड किए थे, फिर चैट रूम्स ऐड किए और फिर याहू मेल। याहू का कंट्री में लॉन्च एक अनाउंसमेंट की तरह था जो इंटरनेट में सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन करने की तरह लग रहा था। याहू को फाउंडर के साथ एक पार्टनरशिप करने के लिए फोर्स होना पड़ा था, लेकिन ये चाइना का गेटकीपर नहीं था जैसा कि जेरी ने सोचा था। कंटेंट बोरिंग होने लगा और चाइनीज यूजर्स नोटिस कर रहे थे कि याहू चाइना में रेलेवेंट बने रहने की लड़ाई हार रहा है। चाइना में 2 बार 2 कंपनी से मार खाने के बाद जेरी ने एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड डिसीजन लिया। उसने अलीबाबा में 40% स्टेक के बदले जैक को $1 बिलियन दिए और याहू को चाइना के बिजनेस की चाबी पकड़ा दी।
हालांकि उसके बाद भी जैक और जेरी दोनों को ये रियलाइज करने में कुछ टाइम लग गया, लेकिन ये डील अलीबाबा और याहू दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुई। इस डील ने तुरंत ही अलीबाबा और ताओबाओ को सपोर्ट किया। ताओबाओ एक नई कंपनी थी जिसे जैक ने अलीबाबा की मदद के लिए खोला था। अलीबाबा फाइनली अब अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे पाई थी। जैक ने बताया कि कैसे इस डील ने उन्हें मच नीडेड एक्सपीरियंस दिया जो आने वाले फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11, ग्रोइंग पेन्स। जी हाँ, कंपनी पर एक बार फिर से मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे। Alibaba.com हमेशा से फॉरेन ट्रेड पर डिपेंड रही थी, लेकिन यूएस की इकोनॉमी कंडीशन कमजोर पड़ती जा रही थी और इसका सीधा असर चाइना एक्सपोर्ट्स के बिजनेस पर पड़ रहा था। अलीबाबा के शेयर तेजी से डाउन होने लगे और इतने कम कि मार्च में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस से भी नीचे चले गए थे। Alibaba.com के सीईओ डेविड वेई जैक से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डाउन होते शेयर प्राइसेस को लेकर के टेंशन में होंगे, लेकिन डेविड याद करते हैं कि जैक ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया और ना ही मिलने आए। जैक मा प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर के भी कभी नहीं बोले। तो फिर एग्जैक्टली उसने क्या किया? जैक को रियलाइज हुआ कि इन चैलेंजेस ने उन्हें अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी इंक्रीज करने का एक चांस दिया है और उसने उनके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में एक ड्रामेटिक रिडक्शन करने के बारे में सोचा। स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन जैक के इस रिस्की स्टेप में एक मेथड था। इस बारे में याद करते हुए डेविड कहते हैं कि ये राइट टाइम पर लिया गया डिसीजन था, क्योंकि रेवेन्यूज कभी भी ड्रॉप नहीं हुए, एक बार भी नहीं, बल्कि सिचुएशन कैसी भी हो कस्टमर्स बढ़ते गए, जिससे प्राइस ड्रॉप बैलेंस हो गया था। फाइनेंशियल क्राइसिस ओवर होने के बाद भी अलीबाबा ने अपने प्राइस नहीं बढ़ाए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। 31 जनवरी 2008 में माइक्रोसॉफ्ट की सरप्राइज इवेंट की वजह से जैक काफी परेशान हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $44.6 बिलियन का ऑफर दिया, लेकिन डील नहीं हो पाई क्योंकि याहू के सीईओ जेरी यांग ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस बात से याहू के इन्वेस्टर्स काफी नाराज थे और याहू के शेयर प्राइसेस ड्रॉप होने शुरू हो गए। नवंबर में जेरी सीईओ पोस्ट से हट गए और पोजीशन कैरोल बर्ड्स को मिल गई। हालांकि जैक ने बाजी पलट दी थी, लेकिन टेंशन कम नहीं हुई क्योंकि बर्ड्स यांग के बिल्कुल ऑपोजिट था। जैक और बर्ड्स के बीच वार्म रिलेशन नहीं बन पाया और दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जैक को रिलीफ तब मिली जब सितंबर 2011 में याहू ने कैरोल को जॉब से हटाया। लेकिन उसके उस पोस्ट को छोड़ने से पहले अलीबाबा के सामने दो ऐसे क्राइसिस आए जो इस कंपनी में लोगों का भरोसा तोड़ सकती थी। पहला था एक इंटरनेट इंसिडेंट, एक फ्रॉड केस, और दूसरा था अलीबाबा के ओनरशिप से बाहर अलीपे के ट्रांसफर पर नेगोशिएशन, जो कुछ इन्वेस्टर्स के साथ अलीबाबा ग्रुप की रेपुटेशन को कम्प्लीटली बर्बाद कर सकती थी। और ये बहुत ही टेंशन वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12, आइकॉन और इकारस। जी हाँ, अब तक जैक चाइना के फिलोसोफर सीईओ के रूप में फेमस हो चुका था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट की अपनी एक रेपुटेशन बना ली थी। जैक ने एनवायरमेंट और लोगों की हेल्थ को लेकर के काफी कंसर्न दिखाया और ये सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लिमिट नहीं है। अलीबाबा को ह्यूज सक्सेस मिली कि आज ये चाइना के लीडिंग इन्वेस्टर्स में से एक है जो फिल्म, टेलीविजन और ऑनलाइन वीडियो में इन्वॉल्व है। जैक ऑलरेडी चाइना के कंज्यूमर और एंटरप्रेन्योर जैसी कैटेगरी में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था और अब वो न्यू फील्ड जैसे फाइनेंस और मीडिया में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई रोकता तो आज वो इतने चैलेंजेस फेस करके, इतने फ्रॉड एनकाउंटर करने के बाद और इतने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर इस पोजीशन तक यूं ही नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसकी खूबी थी कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। उसकी इमेज हमेशा एक बुद्धिमान और एक धैर्य रखने वाले सीईओ की रही, जिसे अपने एम्बिशंस और अपने लोगों पर पूरा विश्वास था, ट्रस्ट था। उसने हमेशा अपने कस्टमर्स और लोगों का ध्यान रखा। वो चाहता था कि लोग हेल्दी रहे, खुश रहे, यंग जनरेशन अपनी लाइफ को एंजॉय करे, लोग फ्यूचर को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहे। बस यही जैक चाहता था। जैक ने कभी भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स से हार नहीं मानी। उसकी सक्सेस स्टोरी आज भी कंटिन्यू है, जो लोगों को इंस्पायर कर रही है। एक लीडिंग चाइनीज इंटरनेट एंटरप्रेन्योर ने इसे कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। ज्यादातर लोगों को अलीबाबा एक कहानी लगती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ इस समरी की सारी बातें जानने के बाद अब टाइम आ गया है इस बुक के निचोड़ का, कंक्लूजन का और मुद्दा मामला जानने का। तो बात ऐसी है कि दोस्तों, इस किताब में हमने ये देखा कि किस तरीके से अलीबाबा ने एक मिडिल क्लास आदमी से चाइना के रिचेस्ट मैन का सफर तय किया है। तो आई होप कि जब जैक मा एक स्कूल टीचर से चाइना की सबसे बड़ी कंपनी खोल सकते हैं, तो हम ना बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सच्ची में
तो हम इस समरी को जैक मा के फेमस कोट के साथ खत्म करते हैं, जो वो हमेशा बोलते हैं, आज बुरा है कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन अगर आपने कल हार नहीं मानी तो परसों का दिन बहुत खूबसूरत होगा। वाह क्या बात है, एकदम लाइन ने तो दिल ही ले लिया। एंड आई एम श्योर कि दिल दिमाग में अच्छे से ये जो स्ट्रेटेजी है जैक मा ने जो जहां अप्लाई की, जिस तरीके के क्राइसिस हुए, जो स्टेप लिए, अच्छे से हमें आई थिंक घोट करके पी लेनी चाहिए। कहने का मतलब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग होगी, लेकिन आई एम श्योर कि हमें किस तरीके से स्टेप उठाना है, क्या डिसीजन कैसे लेना है, ये काफी कुछ हमें समरी ने सिखाया। तो सीखने का मौका, आगे बढ़ने का मौका गीगल आपको हमेशा देता रहेगा। बस आप ना हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और एक और चीज, जो भी आपको समझ में आया है, जो भी आपको अच्छा लगा है, कहते हैं कि अगर वो दूसरों के साथ बांटते हैं ना तो और ज्यादा हो जाता है। तो इस समरी को बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये समरी आपको कैसी लगी, क्या सीखा आपने और आप क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, या क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। सब कुछ शेयर कीजिए, साथ ही आगे किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और इसी के साथ अपना ढेर सारा प्यार भर भर के हमेशा की तरह गूगल प्ले रिव्यूज में हमें देते रहिए। तो मुलाकात होगी रूबी की नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैप्पी दिवाली, जय हिंद। कंग्रेचुलेशंस इस बुक समरी को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं।